हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू री टेक्स्ट बुक। आज हमारे साथ सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी आरआरबी जेईई 2024 के अंदर फाइनली अपनी सफलता हासिल करी है। ये सब स्टूडेंट्स अलग अलग जोन्स के हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए हैं और उसके पीछे के काफ़ी सारे कारण हैं। रिसेंटली अभी डीएफसीसीआईएल का एग्जाम था, या बहुत सारे बच्चों का भी एएलपी सीबेट का पेपर है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दूर दराज में थोड़ा रहते हैं, कोई गाँव चला गया इस वजह से वो आ नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है अभी डीवी कराने के दौरान, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं क्योंकि इसी महीने के एंडिंग में आप लोगों के सभी के डीवी हैं। तो सबसे पहले आज मैं इन स्टूडेंट्स के साथ बातें करना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डीवी में आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो जो जो दिक्कतें हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे सामने आए हैं और ये भी पूछते जाएंगे, और जितनी भी डीवी से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि डीवी और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे आपके सब वो मैं क्लियर करूंगा। मैं खुद 2015 में कैरिज एंड वैगन आरआरबी जेईई मुंबई जोन में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि डीवी में कहां पर किस तरीके के क्या इश्यूज आते हैं, चाहे वो चश्मे वाला बच्चा हो चाहे वो ना हो। तो एक एक करके यार सब अपने अपने नाम बता दो पहले तो, और जो जो बोर्ड्स हैं, कौन से बोर्ड से हो? सर आरआरबी मुंबई से। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान है सर। और आप बताइए। मैं आरआरबी मुंबई से, मेरा नाम दिवाकर राय है। ओके, मेरा नाम शैलेश कुलदीप और मैं सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। आप बताइए। जी सर, मेरा नाम कौशल है, आरआरबी मुंबई से। आप भी मुंबई। आप बताइए। मेरा नाम इजहार अहमद सैफी, मैं भी आरआरबी मुंबई जोन। मुंबई। सर मेरा नाम सोनू कुमार मीना है और मैं आरआरबी मुंबई से हूँ। मुंबई। आप बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है, हाँ। मैं आरआरबी जम्मू से। जम्मू। ओके। मेरा नाम सर आनंद कुमार है। हाँ। और मैं भी आरआरबी मुंबई से। मुंबई। आप बताइए। सर मेरा नाम खुशबुद्दीन आलम है, मैं आरआरबी बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर। सर मेरा नाम संदीप कुमार कारुश है, मैं आरआरबी मुंबई से। मुंबई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो मैक्सिमम मुंबई से हैं। क्यों भाई, मुंबई की भारत वैकेंसी ज़्यादा थी? हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट अच्छी थी, पोस्ट ज़्यादा थी इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स के लिए, तो इनका ये कहना था कि यार मुंबई जोन भरते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ने अपने होम टाउन वाले होम जोन्स भी भरे। खैर ये सब तो बातें हम आगे करेंगे 2025 के नोटिफिकेशन में, लेकिन यार एक बार बताओ क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, मतलब क्या अभी डीवी के टाइम पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो भी आपको दिमाग में जो आपको क्लियर हो चुके हैं मुझसे बात करने के बाद, ये पहले क्लियर हो गए, तो आप आराम से बताइए ताकि सभी बच्चे देख पाएं अपने। बताओ बताओ जो जो डाउट है। हाँ बोलो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए दिक्कत है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसे एससी एसटी। हाँ, उसमें क्या तो दिक्कत? उसमें जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का इशूड है। चलो इसके लिए मैं एक तो- चीज क्लियर कर देता हूँ। जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले जितने भी बच्चे हैं, देखो क्या होता है, एक होता है ईडब्ल्यूएस। Yes, ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, 1 साल का ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, बिकॉज आपको भी पता है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी इनकम के बेसिस पे बनता है। तो अगर वो 1 साल पुराना नहीं है तो इशू क्रिएट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जब फॉर्म भरा तभी का आपको चाहिए, अभी अगर आप आज की डेट में बनवा लेते हो तो भी वो 1 साल के लिए वैलिड है, तो कोई इशू नहीं है। तो और दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता कि वो कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपके नियरेस्ट जो भी अथॉरिटी उस पर बनाती है वो आपके लिए वैलिड होती है, वो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेबल होती है। सर जो ईडब्ल्यूएस से बाहर है उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं वो अनरिजर्व में कहलाएंगे। बट ये है कि जैसे मान लीजिए आपने, जैसे सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने जब CBT 1 का फॉर्म भरा तो मैंने वहाँ डाल दिया ईडब्ल्यूएस, ठीक। अब मेरा जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मान लीजिए मुझे सिलेक्ट किया गया CBT 1 का कट ऑफ जो मेरा वो ईडब्ल्यूएस से निकला, तो अब रेलवे ये मान के चल रहा है कि मैं किस कैटेगरी का हूँ, ईडब्ल्यूएस। अब मैंने पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद क्या हुआ, मेरा CBT 2 भी क्लियर हो गया, लेकिन अभी मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, मतलब डीवी के दिन तक मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो जब मैं डीवी कराने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझसे मांगा जाएगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अगर मैं वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो एटलीस्ट कम से कम मेरी कट ऑफ CBT 1 की UR की क्लियर होनी जरूरी है। अगर वो उस समय UR की क्लियर नहीं होगी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अच्छा समझ गए? अभी आप भले ही पूरे में से पूरे नंबर ला दो जितने आप ला सकते हो, क्यों? क्योंकि आप CBT 1 में इन कब हुए थे, ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे, तो आपका ईडब्ल्यूएस क्लियर होना जरूरी है, आपके पास ईडब्ल्यूएस होना जरूरी है। या तो आप इतने नंबर लाए हो CBT 1 में कि आपका UR का भी कट ऑफ क्लियर हो, तो फिर आपको कोई इशू नहीं, आप सीधे बोल दो कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लास्ट टाइम पे एक स्टूडेंट था हमारा SSC जेईई में, वो बच्चा OBC से आता था, बट किसी कारणवश उसका पेपर के 5 दिन पहले 6 दिन पहले उसका OBC का सर्टिफिकेट का कुछ इशू था जो कि बन ही नहीं पाया, मतलब बन ही नहीं पाया। बट उस बच्चे के नंबर इतने ज़्यादा थे कि वो UR में सिलेक्टेड रहा, क्योंकि वो अपना Tier 1 Tier 2 सब UR से ही सिलेक्ट किया था। तो फिर ऐसी सीट में आपको UR की सीट दे दी जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप OBC सर्टिफिकेट नहीं भी प्रोड्यूस करते हो तो ये। तो सर SC ST के लिए भी ईडब्ल्यूएस है? नहीं, ईडब्ल्यूएस अलग चीज है। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सर ओबीसी के लिए है, जैसे नॉन क्रीमी लेयर में उनके लिए भी कोई ईडब्ल्यूएस नहीं होता। ईडब्ल्यूएस एक अलग चीज है, ओबीसी एक अलग चीज है, SC एक अलग चीज है, ST एक अलग चीज है। अच्छा सर। अब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं हो तो कुछ नहीं चाहिए।
तो सर मेरा क्वेश्चन SC/ST के लिए था। हाँ, तो आपको SC का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर उसमें इशू ये है कि मतलब स्टेट से इशू है, कोई दिक्कत तो वो नहीं है, सेंट्रल पे चलेगा। उससे कुछ नहीं होता, सब चलता है वो। SC/ST के सर्टिफिकेट में इशू नहीं होते। सेंट्रल और स्टेट के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो वेरिएशन देते हैं OBC के सर्टिफिकेट में सिर्फ, और किसी में नहीं। ठीक है, क्योंकि इसलिए देते हैं क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लास में क्या होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कास्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देर आर सो मेनी कास्ट, तो कुछ कास्ट जो है वो स्टेट वाइज उनको रिजर्वेशन देता है, तो वो स्टेट के लिए वैलिड होती है। लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जा रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर आपकी वो कास्ट आनी चाहिए, तभी आप OBC में कहलाओगे। तो इसलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने जाते हो तो वहाँ पर आपको OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और बताइए, और क्या डाउट है? सर मेरे को कान का मेडिकल के बारे में जानना है कि कान का मेडिकल कैसे होता है। हाँ कान का मेडिकल, हाँ। देखो कान में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे शो करते हो कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है या कान में सुनाई कम देता है या जो भी है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या आपके कान में कभी कोई सर्जरी वगैरह हुई है? अगर हुई है लेकिन वो बस सही हो गई है तो कोई इशू नहीं है। चलिए इसके बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आंखों के बारे में तो सबको पता है, लेकिन बहुत सारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पर कुछ इंसान को कुछ सर्जरी वगैरह हो चुकी होती है, तो इससे कोई इशू नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके किडनी के ऑपरेशन होते हैं, इसके बाद स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं, इसके बाद हमारे पास वो पेट में क्या होती है, अपेंडिक्स के ऑपरेशन होते हैं, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऑपरेट करके डॉक्टर पहले ही निकाल चुका है, तो अब आपको कोई इशू नहीं, आप आराम से पेपर दें, मतलब आप आराम से DV कराइए। ये सब चीज़ें ऐसी हों कि रेलवे इस सबको एक्सेप्ट करता है। सिर्फ वो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं जिनने आई का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, सीधी बात है। आंखों का क्राइटेरिया फुलफिल होना इज मैंडेट, रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लिखा है वो लिखा है। जैसे कभी अभी क्या होता है, रिसेंटली एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर मेरा आंख का नंबर है 2.25 और रेलवे बोल रहा है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि DV के दिन तो क्या तुम 6 महीने में भी 2.25 से 2 नहीं ला पाओगे, बिकॉज ये 2.25 और 2 में तुमको लग रहा है ये कोई पैसे नहीं है ना कि जरा सा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है, तो ये कम नहीं होगा। तो अब जब ये कम नहीं होगा तो ऐसे नहीं ला सकते कि आप उसको उससे रिड्यूस करके ले आओ, तो वो रेलवे को वैसे ही दिख जाएगा कि हाँ यार ये 2.25 है। तो ये डिपेंड उन पे करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो डिस्क्वालीफाई ही करेंगे उस पॉइंट पे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर चश्मे वाला डिस्क्वालीफाई होगा। बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिसमें चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा भी है, C1 कैटेगरी है और 4 डायप्टर तक का है, तो वहाँ पे वो सब एलिजिबल होते हैं। मैं खुद भी कैरिज एंड वैगन में उस समय पे एलिजिबल था, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा नंबर में सिलेंड्रिकल आया, तो फिर अब अगर मैं आज जाकर के मेडिकल करवाने जाऊँगा अपना, तो मैं कैरिज एंड वैगन से भी बाहर हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब सिलेंड्रिकल नंबर मेरा थोड़ा बढ़ गया है। अब ये चीज़ें ओवर द टाइम आपको समझ में आती है, तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, तो अभी तो DV कराइए। और बताइए, और कौन से डाउट हैं? जी सर, कह रहे थे सर वो जो चश्मा सर हम लोग का जैसे लगा है सर, मेडिकल कराने अगर जाएंगे तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था कि जैसे A3 मेडिकल कैटेगरी में 6/9 विथ और विदाउट ग्लास दोनों जो है एलिजिबल है। तो विथ ग्लास वाले क्या वो प्रिस्क्रिप्शन पे यहीं से बनवा कर ले जाएंगे डॉक्टर से, या फिर वहाँ पर डॉक्टर खुद ग्लास टेस्ट करेगा कि ये मेडिकल कितना point मेडिकल power है? बोर्ड का रेलवे का टेस्ट जो है वो रेलवे के हॉस्पिटल में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी कहीं भी बनवा के ले जाओ, उससे उनको मतलब नहीं, वो वहाँ पे एक बार टेस्ट करवाएंगे। जी सर। आंखों वाले बच्चों का तो आंखों वाले को थोड़ी देर रोक के रखते हैं, उनका टेस्ट होता ही है। और बताइए, और किसी को कुछ डाउट? सर जैसे कि आजकल का सर जो यूथ का चल रहा है, उसमें सर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए, कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। तो सर मेन क्रिटिकल पार्ट्स मतलब उसमें मेन मेडिकल में क्या रहता है? मेन क्रिटिकल पार्ट ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो BP है, ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होना चाहिए। अगर आपका BP 130 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 140 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 160 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप यहाँ से थोड़ा सा दौड़ लगा दो, आपका BP 140-150 शूट कर जाएगा। अगर आप थोड़े से स्ट्रेस में आ जाओगे तो भी 150 आ जाएगा, ठीक है। DV के टाइम सब रहेगा। अगर आप अभी आप दिन भर वहाँ पे भूखे रह के DV कराओगे तो आपका BP लो भी हो सकता है। तो ये सबको पता है। तो BP जो है वो एक बीमारी नहीं है, ठीक है, ये हैबिट्स है। और रेलवे को ये पता है, वो चाहते हैं कि बच्चे को कोई डिजीज़ ना हो। हम क्या सोचते हैं, ब्लड प्रेशर एक डिजीज़ है, डायबिटीज़ एक डिजीज़ है। ये डिजीज़ नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल चेंजेस है। तो ये रेलवे को भी पता है कि अगर हम किसी इंसान को हायर कर रहे हैं तो लाइफ स्टाइल तो वो कल भी चेंज कर लेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी का BP बहुत ही ज़्यादा शूट कर जाता है, मतलब जैसे मान लो कोई ने चेक करा उसका 170 के ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसे में वो एक थोड़ा सा संकेत दे सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। तो फिर ऐसे में वो आपको बोलते हैं कि आप 15-20 मिनट बैठो, फिर एक बार दोबारा चेक करेंगे। दोबारा से वो चेक करेंगे, अगर दोबारा भी उतना ही जाता है तो फिर आपसे पूछेंगे कि भाई आपका BP इतना हाई क्यों जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको बोलेंगे कि आप एक काम करिए, ये 1 वीक का लेटर लीजिए, 1 वीक बाद हमारे पास वापस आइए और फिर चेक करवाइएगा। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो बाकी सब डिजीज़ में नहीं आता। अब मैं बताता हूँ आपको डिजीज़ में क्या आता है। डिजीज़ में आता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का कोई ऑपरेशन हुआ हो और वो ऑपरेशन आज भी क्रिटिकल है,
ऑपरेशन भी ऐसा वैसा ऑपरेशन नहीं, हाथ पैर टूटे टट्टे का ऑपरेशन नहीं होता। हाथ पैर हड्डी वगैरह ये टूट गई, इनसे कोई मतलब नहीं। ऑपरेशन मतलब होता है कहीं लीवर का ऑपरेशन हुआ हो, कहीं पे स्टमक में ऑपरेशन हुआ हो, चेस्ट वगैरह में ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ पर अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि मेरा इस साल में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, और अभी मैं इतना सही हूँ डॉक्टर के हिसाब से। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अगर उसमें भी उनको लगता है कि हाँ ठीक है अब सही हो चुका है, तो वो लेट गो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं अब इश्यूज आ सकते हैं आगे चल के, तो फिर वो वहाँ पर आपसे थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि एकदम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अगेन वो आपको टाइम वापस से देंगे। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप अपने डॉक्टर से लिख के लाइए कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, हम रिपोर्ट्स करेंगे, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आगे जाने देते कोई हैं। प्रॉब्लम होता है तो सर कितना दिन का टाइम देते हैं वो लोग? डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है। मतलब हो सकता है आपको 15 दिन का टाइम लें, लेकिन आपको पता है कि 15 दिन में आप नहीं कर सकता, आप उनको बोलो सर मुझे कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए, तो वो आपको 1 महीने का भी देंगे। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, रेलवे में आपकी जॉब लग गई है तो ये मान के चलो कि वो आपको भगा तो नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपसे चिड़े हुए हैं तो आप आओगे तो आपको भगा देंगे, ऐसा नहीं। पर पॉइंट इसकी उनको बस एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी उनको मिल जाएगी, बस बात खत्म। डॉक्टर से सपोर्टिव तो होते होंगे ना? सब डॉक्टर सपोर्टिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब डॉक्टर सपोर्टिव है, तुम आराम से जाओ, कोई कुछ नहीं होता बस। और बताइए और कौन? सर ये डीवी के बाद मेडिकल कितने देर के बाद, जैसे कि दूसरे दिन तीसरे दूसरे दिन ही हो जाएगा वो तो, दूसरे दिन सर? अगर किसी केस में अगर ये है चश्मा वगैरह है तो सर ज़्यादा सब हो जाएंगे 2 दिन में खत्म। 2 दिन में सर। आई होप कि सभी को यही डाउट्स थे, है ना। तो सभी को डाउट्स आई थिंक क्लियर ही है। तो ये आज सब हमारे सामने आरआरबी मुंबई जोन के स्टूडेंट से सिलेक्टेड है। आ जाओ भाई तुम भी इधर थोड़े थोड़े, ठीक है। और इन लोगों से आपको कुछ भी डाउट्स पूछने हो, ठीक है, तो आप आराम से वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देंगे। वीडियो के नीचे आप लोग रिप्लाई करना ज़रा, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करेंगे, कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके के डाउट्स हों, और ये सभी स्टूडेंट्स आज उन सभी का माध्यम बने हुए हैं जो सभी बच्चे आरआरबी जेईई में राइट नाउ अभी सिलेक्टेड हुए हैं, उन सभी के लिए भी। और अभी सेकंड शिफ्ट वालों का रिजल्ट आने वाला है कुछ जोन का, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये आपको फिर बताएंगे कि इनका डीवी कैसा हुआ था। जब भाई अपना डीवी हो जाएगा तो एक बार उनको अपन बताएंगे कि कैसा अपना डीवी हुआ था, ताकि उन लोगों को क्लैरिटी मिले। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।